Hello everyone, good evening. और ये बताना ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? ऑडियो वीडियो क्लियर है? क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है? ओके, चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो कुछ क्वेश्चन रह गए था, उसको डिस्कस कर लेते हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, पहले कुछ क्वेश्चन मैं डिस्कस कर देता हूँ, हाफ एन आवर क्वेश्चन डिस्कस कर देता हूँ, उसके बाद मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, और पर्टिकुलरली हम लोग को अल्किन और अल्काइन का ऑक्सीडेशन पढ़ना है। ठीक है, तो कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में पढ़ेंगे जो अल्किन और अल्काइन को ऑक्सीडाइज करता ही है, उसके अलावा भी बहुत सारे कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करता है। तो पहले कुछ क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, जो टेस्ट का क्वेश्चन रह गया था, है ना। चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं भाई। कितना तक किया था मैंने लास्ट क्लास मैंने कितने नंबर क्वेश्चन तक किया था डिस्कस, थोड़ा सा बताना मुझे। हाँ भाई, लास्ट क्लास में मैंने क्वेश्चन नंबर कितना तक डिस्कस किया था मैंने? आज क्या बात है भाई, बहुत कम लोग आए हैं, क्या बात है? हाँ रिया, रिया बताना मुझे लास्ट क्लास में कितना क्वेश्चंस तक मैंने डिस्कस किया था? कोई नहीं बताएगा मुझे? हाँ भाई बोलो तो, मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? अरे क्वेश्चन जो मैंने डिस्कस कर रहा था टेस्ट का, अमरीश नहीं था, जयकरण 28 तक। ओके चलो 29 का डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 29 देखो, 29 हो गया था, नहीं हुआ होगा। 29 में क्या है भाई, तो 29 में कह रहा है कि which reagent is required for one step conversion of benzene डाइजोनियम क्लोराइड टू ब्रोमोबेंजीन। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ये हो गया बेंजीन भाई, ये हो गया डाइजोनियम N2 प्लस और Cl माइनस, इसको हम लोग कहते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इसको शॉर्ट में हम लोग कहते हैं BDC, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। और इससे अगर हमें ब्रोमोबेंजीन बनाना है, ब्रोमोबेंजीन, तो ब्रोमोबेंजीन के लिए हम लोग को क्या यूज करना है? PbR3 नहीं, PbR3 का यूज नहीं करते हम लोग यहाँ, वो अल्कोहल के केस में करते हैं। HBr का यूज, सिर्फ HBr का यूज नहीं होता है, HBr के साथ कॉपर का यूज होता है। ठीक है, और ये दोनों जब कॉपर और HBr रिएक्ट करता है तो क्या बना देता है? Cu2 और Br2, है ना। तो सिर्फ ब्रोमीन का यूज नहीं होगा, तो इसमें C हो जाएगा आंसर, यानी कि Cu2Br2, है ना। इसका जब हम लोग रिएक्शन करेंगे तो ये ब्रोमो जो है बेंजीन बनाएगा या ब्रोमो एरिन। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट राइट आंसर होगा वो सी होगा, सी।
तो हाफ एन आवर में आज क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, बाकी हाफ एन आवर में आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो ये हो गया 29 नंबर। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन जेनॉन डाइफ्लोराइड। जेनॉन डाइफ्लोराइड में जेनॉन के पास नंबर ऑफ लोन पेयर कितने हैं? जेनॉन टेट्राफ्लोराइड में जेनॉन के पास नंबर ऑफ लोन पेयर कितने हैं? और जेनॉन हेक्साफ्लोराइड में नंबर ऑफ लोन पेयर टोटल कितने हैं? द नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन जेनॉन डाइफ्लोराइड जेनॉन टेट्राफ्लोराइड इन, है ना। देखो, तो हमें जेनॉन का पूछा है, सेंट्रल एटम का पूछा है, सराउंडिंग का नहीं पूछा है। मैं आपको दोनों बता देता हूं क्योंकि ये क्वेश्चन जेईई में भी पूछा है ना, कि टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर कितना होगा। तो टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर मींस सेंट्रल एटम और सराउंडिंग एटम दोनों हो गया, है ना। देखो यहाँ ये जेडी है और ये दो फ्लोरीन है ना, दो फ्लोरीन है, ठीक है, ये दो फ्लोरीन है। तो इसमें ये क्या हो गया भाई? तो ये हो, दिस इज द सेंट्रल एटम, है ना, जेनॉन सेंट्रल एटम हो गया, और फ्लोरीन क्या हो गया? तो दिस इज द सराउंडिंग एटम। ओके, सी ए सेंट्रल एटम, एस ए सराउंडिंग एटम। ये कैसे बना होगा? देखो मैं आपको बता रहा हूं। जेनॉन, इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है भाई? तो 8 इलेक्ट्रॉन होता है ना, 8 इलेक्ट्रॉन होता है, ये 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। इधर फ्लोरीन, फ्लोरीन के पास कितना इलेक्ट्रॉन? 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7। एक और फ्लोरीन दे दो, ठीक है। तो इस फ्लोरीन के पास भी 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है। देखना बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको मैं हटा दे रहा हूं। अब आप देखो, एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयर करेगा। जेनॉन का 1 इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन का 1 इलेक्ट्रॉन, ये शेयर करके जो है बॉन्ड बनाएगा, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। इधर भी सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। तो आप देखो कितना इलेक्ट्रॉन बचा भाई? तो जेनॉन यानी सेंट्रल एटम के पास, जेनॉन के पास कितना लोन पेयर बचेगा? इधर लोन पेयर, जेनॉन के पास जो लोन पेयर हो गया, लोन पेयर जो हो गया वो आपका 3 हो गया, है ना, 3 लोन पेयर हो गया, ठीक है। लेकिन एक चीज और मैं बता देता हूं यहां आपको एडिशनली, कि अगर टोटल लोन पेयर पूछ दे कि मोलिक्यूल में कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर, एलपी मींस लोन पेयर, एलपी लोन पेयर, ठीक है। अगर आपको टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर पूछ दे तो देखो कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर जो हो गया पूरे मोलिक्यूल्स में वो 9 हो गया। सेंट्रल एटम के पास यानी जेनॉन के, क्योंकि पूछा है जेनॉन का, तो जेनॉन के पास लोन पेयर हो गया 3, लेकिन पूरे मोलिक्यूल्स में हो गया 9, ठीक है। तो इसमें 3 हो गया। जेनॉन टेट्राफ्लोराइड में कितना हो जाएगा भाई? तो 4 फ्लोरीन हो गया, यानी 4 इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्विंग इन बॉन्डिंग विद फ्लोरीन एटम एंड रेस्ट ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स lie perpendicular to the plane of molecules, यानी 2 लोन पेयर बचा रह गया, ठीक है। ये 2 लोन पेयर हो गया। इसमें कितना हो गया भाई? तो इसमें जेनॉन के पास जो लोन पेयर हो गया वो 2 हो गया, ठीक। लेकिन अगर टोटल लोन पेयर अगर पूछे तो देखो टोटल लोन पेयर कितना हो जाएगा भाई? फ्लोरीन के पास कितना होता है? 3 लोन पेयर होता है, आप जानते हो। हेलोजन के पास 3 लोन पेयर होता है, ये हो गया, ठीक है। देख लो, तो टोटल लोन पेयर कितना हो जाएगा? तो टोटल हो गया 3 3 6 3 9 3 12, है ना, 14 नहीं हो गया? 3 3 6 3 9 3 12 और, है ना, 13 14। तो टोटल लोन पेयर हो गया 14। जेनॉन हेक्साफ्लोराइड में देखो, उसमें जेनॉन के पास एक ही लोन पेयर होगा। यहाँ 6 फ्लोरीन हो गया भाई, 6 फ्लोरीन हो गया इस तरह से, ठीक है। फ्लोरीन 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 मींस जेनॉन का 6 इलेक्ट्रॉन तो इन्वॉल्विंग हो गया बॉन्डिंग में, बाकी 2 इलेक्ट्रॉन बचा। ये 2 इलेक्ट्रॉन यानी एक लोन पेयर हो गया। यहाँ जो लोन पेयर हो गया जेनॉन के पास वो हो गया 1। लेकिन टोटल लोन पेयर अगर देखो चलो, तो टोटल लोन पेयर कितने हो जाएगा? तो फ्लोरीन में 3 होता है, तो 1 2 3 4 5 6 फ्लोरीन हो गया। तो 6 इंटू 3 18 और 1 19, तो यहाँ 19 लोन पेयर हो जाएगा टोटल, ठीक है।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें आया आपका 3, इसमें आया 2, इसमें आ गया आपका 1, 3 2 1। तो आंसर शुड बी डी। इसका जो है आंसर क्या हो जाएगा 30 का, तो 30 का आंसर जो हो जाएगा बच्चे लोग वो डी हो जाएगा। ठीक है, देख लो, कोई डाउट है तो बोलना। हो गया, हो जाए तो बोलना। क्वेश्चन नंबर 31। थर्टी वन कह रहा है कि विच ऑफ द सल्फर शोज पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, कौन सा सल्फर पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है। तो H2 जो है ये होता है पैरामैग्नेटिक, है ना, इसको याद कर रखना। H2 जो है ये पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, यानी कि आंसर जो है ये सी हो जाएगा 31 का। 32 32 में है एन एलिमेंट विद डेंसिटी 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब फ्रॉम से बीसीसी लेटिस विद एज लेंथ कितना, द मोलर मास ऑफ एलिमेंट इज, मोलर मास निकालना है। देखो डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है भाई, तो डेंसिटी इक्वल टू होता है एन इंटू एम अपॉन एन ए और इंटू ए क्यूब, ये होता है डेंसिटी का फॉर्मूला। ठीक है, एन क्या हो गया, तो एन हो गया नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम, एम हो गया मोलर मास, मोलर मास ही निकालना है आपको, मोलर मास, और एन ए हो गया एवोगैड्रोज नंबर, और ए हो गया ए क्यूब, यानी कि ये वॉल्यूम हो गया, ए क्यूब वॉल्यूम हो गया, है ना, ये ए क्यूब वॉल्यूम हो गया, और ए क्या हो गया, तो ये हो गया भाई एज लेंथ, एज लेंथ, है ना, ऑफ क्यूब, ये हो गया। ठीक है, तो एन नंबर ऑफ एटम, एम मोलिकुलर मास, एन एवोगैड्रोज नंबर, और ए क्यूब यानी वॉल्यूम हो गया, ए एज लेंथ हो गया। ठीक है, हमें वी हैव टू कैलकुलेट कैपिटल एम यानी मोलर मास, है ना, हमें मोलर मास कैलकुलेट करना है। तो सबका वैल्यू रखो, तो डेंसिटी कितना दिया हुआ भाई, तो डेंसिटी दिया हुआ है 3 ग्राम पर एफसीएम। एन, एन क्या हो जाएगा, देखो यहाँ बीसीसी है, बीसीसी बड़ी सेंटर क्यूबिक क्रिस्टल, बीसीसी में नंबर ऑफ एटम कितना होता है, तो नंबर ऑफ एटम 2 होता है बीसीसी में, है ना। फेस सेंटर में आप जानते हो, फेस सेंटर में नंबर ऑफ एटम 4 होता है, सिंपल यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम 1 होता है, एंड सेंटर और बडी सेंटर ये दोनों में नंबर ऑफ एटम 2 होता है, तो यहाँ नंबर ऑफ एटम 2 हो गया, यानी n इक्वल टू 2 हो गया। ये 2 इंटू मोलर मास, ये तो मैं कैलकुलेट ही करना है भाई, अपॉन एवोगाड्रो नंबर कितना हो गया, तो 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23, और इंटू एज लेंथ कितना है, देखो तो एज लेंथ है 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 8 सेंटीमीटर, ये एज लेंथ जो है भाई, एज लेंथ है 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 सेंटीमीटर, तो इसका वैल्यू यहाँ रख दो 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 का होल क्यूब हो गया। ठीक है, तो अब आप देख लेना निकाल के कितना आता है भाई, है ना, आप कैलकुलेशन करके देख लेना। ठीक है, तो यहाँ जो है
तो मोलर मास इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो मोलर मास इक्वल टू हो जाएगा ये 3 इंटू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे 6.023 इंटू 10⁻23 और इंटू 3 इंटू 10⁻−8 पर क्यूब, ठीक है, और अपॉन किया हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। ये मोलर मास हो जाएगा। आप देख लेना कितना आता है, जो भी आएगा वही होगा आंसर, ठीक है, ये आप कर लेना, हो जाएगा ना। 24.3 आता है, ओके, ठीक है, देख लेना, ठीक है, चेक कर लेना एक बार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, हो गया ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 33 में क्या है देखो, CH3Br, CH3Br अल्काइल ब्रोमाइड है यानी मिथाइल ब्रोमाइड। इसका मैग्नीशियम से रिएक्शन कराओगे इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, आपको पता है क्या बनाएगा, ग्रीनार्ड एजेंट बनाएगा। ये CH3 Mg और Br, दिस इज द ग्रीनार्ड एजेंट, ये आप जानते हो, ठीक है, ग्रीनार्ड एजेंट बनाएगा। उसके बाद फिर कहता है कि यानी X बन रहा है यहाँ, X, ये X हो गया क्या, ग्रीनार्ड एजेंट। फिर इसको क्या करना है, फिर इसको वाटर के साथ रिएक्शन कराना है, यानी कि CH3 और MgBr, इसका रिएक्शन कराना है वाटर के साथ। तो यहाँ जो है क्या बनेगा, तो प्रोडक्ट Y बन रहा है। तो आपको पूछा है कि Y क्या होगा, है ना। तो देखो Y क्या होगा भाई, तो मैंने आपको बताया है ये रिएक्शन, ये जो ग्रीनार्ड रिएक्शन ब्रेक करेगा तो ये क्या देगा, CH3- देगा, है ना, कार्बोनाइन देगा, क्योंकि मैग्नीशियम पर प्लस होगा। प्लस क्या बनाएगा, इधर लिखता हूं मैं, प्लस MgBr प्लस बनाएगा, क्योंकि मैग्नीशियम मेटल है, इस पर प्लस होगा और इस पर माइनस होगा, मींस कार्बोनाइन बनाएगा। अब ये कार्बोनाइन क्या करेगा, वाटर से एसिडिक हाइड्रोजन को ले लेगा, ये एसिडिक हाइड्रोजन को इधर ले लेगा, ठीक है। तो एसिडिक हाइड्रोजन को लेके ये क्या बना देगा, CH4 बना देगा, है ना। यानी कि Y क्या हो गया भाई, तो Y हो गया आपका मीथेन, है ना, Y विल बी मीथेन। तो ये हो जाएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा A, यानी इसका आंसर विल बी A। हो गया।
क्वेश्चन नंबर 34 में करा विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द ग्रेटेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ है HF, HCl, HBr और HI। इसमें सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है ना? तो इसमें सबसे जो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है वो ये HI है ना। दिस इज द ग्रेटेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है ना। ये सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट माना जाता है। मींस ऑर्डर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, HI सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, देन HBr, देन HCl एंड देन HF। ये होता है ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है। तो आंसर जो है ये हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 इसमें कह रहा है कि द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ a 0.2 मोलर सॉल्यूशन ऑफ a नॉन इलेक्ट्रोलाइट इन नॉन इलेक्ट्रोलाइट इन वाटर इज इतना। ठीक है, देखो डेल्टा TF डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल टू क्या होता है, वही तो I इंटू KF इंटू मोलालिटी, ये होता है। यहाँ I क्या हो जाएगा, है ना। तो I तो यहाँ 1 हो जाएगा, नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, तो I को यहाँ रखना ही नहीं है क्योंकि नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट होता तो ब्रेक करता, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो I का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये तो 1 हो जाएगा नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए, है ना। नॉन इलेक्ट्रोलाइट तो फिर KF, तो ये क्या हो जाता है, डेल्टा TF इक्वल टू T नॉट F माइनस TF इक्वल टू KF इंटू मोलालिटी, ये होता है फॉर्मूला। अब T नॉट F क्या हो गया, ये हो गया प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। और ये हो गया फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। KF तो आप जानते ही हो, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। दिस इज द मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, है ना। मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट ये होता है, ये सब आपको पता ही है, वैल्यू हम लोग पुट करते हैं। तो डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है, वाटर है, यहाँ सॉल्वेंट क्या है, तो भाई यहाँ सॉल्वेंट जो है वाटर है, तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, ये आप डिग्री सेल्सियस में लोगे तो कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। तो 0 माइनस 0 डिग्री सेल्सियस, सॉरी वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस यानी प्योर सॉल्वेंट का, माइनस TF का वैल्यू दिया हुआ है। अच्छा, फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का ही तो निकालना है भाई, आपको यही तो निकालना है। आपको निकालना है क्या, TF ही निकालना है। तो TF इक्वल टू KF का वैल्यू कितना है, 1.86 और मोलालिटी क्या है, तो वही तो मोलालिटी है 0.2, मोलालिटी है 0.2। तो कितना आ जाएगा देखो तो आप, तो 0 डिग्री सेल्सियस 0 माइनस यानी 0 करो ना सीधा, तो 0 माइनस इसको इधर रख दो, कितना हो जाएगा, ये हो गया 0.6, 1 2 3, ठीक है, ये हो गया। तो ये माइनस हो गया 0.372 इक्वल टू TF, तो TF इक्वल टू हो गया माइनस 0.372, है ना। इतना हो जाएगा डिग्री सेल्सियस में, ये हो जाएगा वैल्यू क्या है। चलो ए में ही है, माइनस 0.3 यानी कि इसका आंसर जो हो जाएगा वही, है ना,
35 का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए। ठीक है, देख लो, किसी को कोई डाउट है तो बोलना। चलो एक और क्वेश्चन मैं आज बताता हूं आपको 36 तक, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। हो गया? क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या कह रहा है वही तो कह रहा है कि इन बीसीसी स्ट्रक्चर, है ना, बड़ी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल बीसीसी में कह रहा है कि पैकिंग एफिशिएंसी कितना होगा। पैकिंग एफिशिएंसी तो आपको फॉर्मूला पता है ही, एन वॉल्यूम ऑफ एटम्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल आप देख लेना फॉर्मूला। मैं आपको आंसर बता देता हूं कि पैकिंग एफिशिएंसी जो है बीसीसी का जो पैकिंग एफिशिएंसी हो जाता है वो 68% हो जाता है। ठीक है, आप कल कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो एन का वैल्यू क्या हो जाएगा बीसीसी में, ये 2 हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ एटम बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ये कर लेना। ठीक है, ठीक है, देखो वॉल्यूम ऑफ एटम क्या होता है भाई, वॉल्यूम ऑफ एटम्स ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ये होता है 1 क्यूब, है ना। तो R इक्वल टू क्या होता है, तो बीसीसी के लिए R इक्वल टू क्या हो जाता है भाई, तो R इक्वल टू हो जाता है √3a/2 ये हो जाता है। तो R का वैल्यू ये रखोगे यहाँ, है ना, तो आ जाएगा, तो आएगा आपका 68%। ठीक है, और एफसीसी में कितना होता है पैकिंग फ्रिक्शन, तो एफसीसी में पैकिंग फ्रिक्शन हो जाता है 74%, क्योंकि नंबर ऑफ एटम ज्यादा होता है इसलिए पैकिंग फ्रिक्शन ज्यादा हो जाता है। और सिंपल यूनिट सेल में लगभग होता है, कितना होता है भाई, तो 54% के आसपास आता है, देख लेना। ठीक है, इस सबको याद रखना। 52% आता है, चलो वही 52%, 52.5 कुछ आता है, चलो ठीक है, जो भी है मुझे याद नहीं है, तो ये सब याद रहे तो और अच्छा है, क्योंकि है ना, याद रहेगा तो डायरेक्ट ट्रिक आउट करोगे, है ना। नहीं तो फिर क्या होगा ना, आप निकालोगे तो बड़ी लेंदी होता है ना। है तो बहुत इजी, बहुत बट लेंदी है ना, टाइम लगेगा थोड़ा। इससे बेटर है कि आप याद रखो नंबर ऑफ एटम कितना होता है ना, पैकिंग एफिशिएंसी कितना होता है, वाइट कितना होता है, ये सब याद रखो, है ना। चलो, तो अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
तो आप हेडिंग देना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट पढ़े थे, ठीक है, आपको याद होगा, और मैंने बहुत डिटेल में रिड्यूसिंग एजेंट पढ़ाया था आपका, है ना। मीन्स रिड्यूसिंग एजेंट का आपको एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होने वाला है। अगर आप उसको डिटेल में पढ़ लोगे, जितना मैंने पढ़ाया था वो डिटेल में पढ़ लोगे, तो आपका एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होने जा रहा है, ठीक है। तो चाहे नीट का हो या बोर्ड का हो या जेई का हो क्वेश्चन। अब हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पढ़ने जा रहे हैं, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में हम लोग जो मेनली आप फोकस करने वाले हैं वो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन फोकस करने वाले हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन, ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है ये आपको पता ही है, जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है ना। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन आप जानते ही हो कि एडिशन होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, इज नॉन एज ऑक्सीडेशन। और भी होता है, और क्या होता है, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये आपको पता ही है। और भी होता है एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, या ऐसे लिखो, रिप्लेसमेंट ऑफ, इफ a less electronegative atom is replaced by more electronegative atom is also known as oxidation, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप जानते हो, जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है ना, एजेंट which oxidizes others but reduces itself is known as oxidizing agent। जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है और खुद रिड्यूस होता है, नॉन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, देख रहा है ना भाई। चलो, ये सारे तो हम लोग जानते हैं, है ना, इसमें कहीं किसी को कोई डाउट नहीं है। तो बट मैं एक दो एग्जांपल आपको बताना चाह रहा हूं कि जब हम लोग अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते थे एल्डिहाइड बनता है, और एल्डिहाइड का जब हम लोग ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है, ये आप जानते हैं। और ऑक्सीडेशन जस्ट रिवर्स होता है रिडक्शन का, यानी आप जस्ट उसके रिवर्स करोगे रिएक्शन को तो रिडक्शन हो जाएगा। हो गया। तो मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं, जैसे RCH2OH, ठीक है, RCH2OH, ये क्या हो गया भाई, तो 1 डिग्री अल्कोहल हो गया, 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। इस 1 डिग्री अल्कोहल का जब आप ऑक्सीडेशन कराते हो, है ना, शॉर्ट में लिख देता हूं, मींस ऑक्सीडेशन, या चलो, है ना, अगर आप ऑक्सीडेशन कराओगे तो ये क्या बनाएगा, तो पहले बनाता है RC⋅OH एल्डिहाइड, तो 1 डिग्री अल्कोहल एल्डिहाइड बनाता है। फिर जो है आप एल्डिहाइड का फिर ऑक्सीडेशन कराओगे, ठीक है, तो ये क्या बनाएगा, तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा, दिस इज द कार्बोक्सिलिक एसिड, ये बनाएगा, है ना, ये ऑक्सीडेशन हो गया।
अब आप देखो फर्स्ट और सेकंड दोनों स्टेप को देखो, दोनों स्टेप, एक मिनट भाई, ठीक है। तो देखो अब आप इसमें देखो तो इसमें क्या हो रहा है, देखो अल्कोहल से जब एल्डिहाइड जाता है तो यहाँ 2 हाइड्रोजन का रिमूवल होता है ना। देखो आप ये 2 हाइड्रोजन को आप निकाल दो, यहाँ से 2 हाइड्रोजन को निकाल दो तो RCOH बचेगा, RCOH है ना। और सेकंड स्टेप में क्या हो रहा है, देखो COH तो है ही, COH इधर एक ऑक्सीजन यहाँ ऐड हो गया तो यहाँ क्या हो जाता है, एक ऑक्सीजन का एडिशन हो जाता है ना। तो फर्स्ट स्टेप में, हेलो, हाँ हाँ क्या है वो, अच्छा अच्छा, हम कब के बाद आधा घंटा हम क्लास ले दो बच्चों, कर कर वो आधा घंटा में। ठीक है। तो देखो यहाँ क्या हो रहा है, तो भाई फर्स्ट स्टेप में हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है और सेकेंड स्टेप में क्या हो रहा है, तो ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है। आप 2 डिग्री अल्कोहल का जब, आप 2 डिग्री अल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन कराओगे है ना, तो जब ऑक्सीडेशन कराओगे तो यहाँ क्या बनता है, तो RRC डबल बॉन्ड वो ये कीटोन बनाता है ना, ये कीटोन बनाता है। ठीक है। और दिस इज द 2 डिग्री अल्कोहल। यहाँ क्या हो रहा है, तो देखो यहाँ भी 2 हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है, फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, 2 हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है ना। अब आगे क्या, आगे ऑक्सीडेशन होगा तो नॉर्मल कंडीशन में इसका ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता है। ठीक है। बात हम लोग 3 डिग्री अल्कोहल की करें तो 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नॉर्मली नहीं हो पाता है, क्योंकि इसके पास, मैंने बताया भी था, ठीक है आपको शायद, कि कार्बोनिक हाइड्रोजन, या नहीं बताया था मुझे याद नहीं है। ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता है, क्यों, क्योंकि इसके पास कार्बोनिक हाइड्रोजन नहीं है, ये हाइड्रोजन नहीं है ना, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता है। लेकिन विग्रस कंडीशन में है ना, ड्रास्टिक कंडीशन में इसका भी ऑक्सीडेशन होता है। क्या बनाता है ये हम लोग बाद में देखेंगे। तो ये हो गया। ठीक है। हो गया। चलो, अब मैंने कहा कि अगर हम लोग एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अगर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को रिप्लेस करें तो वो भी जो है ऑक्सीडेशन ही कहलाता है। जैसे ये हो गया आपका बेंजीन, और ये CH3 ग्रुप टोलुइन हो गया। यहाँ आप अगर क्लोरीन का से रिएक्शन कराओ इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, ठीक है, तो ये क्या बनाएगा, तो पहले ये बनाएगा भी CH2Cl है ना। तो दिस इज ऑल्सो नॉन एज ऑक्सीडेशन, ये भी ऑक्सीडेशन ही कहलाता है। ठीक है। क्यों, यहाँ क्या हो रहा है, तो क्लोरीन से क्या रिप्लेस हो रहा है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय क्लोरीन, सो इट इज ऑल्सो नॉन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अच्छा कैसे होगा, तो देखो मान लेते हैं कि ये मेथेन है, ठीक है, CH4 मेथेन है, और यहाँ अगर कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर देखो तो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर -4 होगा, क्योंकि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा।
अगर आप यहाँ से क्या करते हो, यूवी लाइट यूज करके आप एक हाइड्रोजन को अगर यहाँ आप रिप्लेस करते हो क्लोरीन से, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और इधर क्लोरीन, तो फिर देखो क्या बनेगा, तो क्लोरोमीथेन बनेगा फर्स्ट स्टेप में। अब क्या होगा, क्लोरीन का माइनस आई 1 ऑक्सीडेशन नंबर, इधर +1 +1 +1, तो कितना हो जाएगा, इस कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा भाई, तो इस कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा -2। आप देख लो, ओके, एक प्लस एक माइनस कैंसिल हो जाएगा, है ना, एक +1 और एक -1 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, +1 +1 +2 बचेगा, तो कार्बन का क्या हो जाएगा, -2। यहाँ कार्बन का क्या हो रहा है, -2। देखो क्या हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन नंबर जो है ये इंक्रीज कर रहा है ना। हेलो, हाँ डॉक्टर साहब, ठीक है। तो अब देखो यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है ना, पहले -2 था भाई, ठीक है। तो पहले जो है, पहले क्या था, तो पहले इधर -4 था, इधर क्या हो गया -2, तो ये क्या हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है ना। ऑक्सीडेशन नंबर जो है ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। और आप जानते हो कि इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इन नॉन ऑक्सीडेशन, चलो एक और डेफिनेशन है ऑक्सीडेशन का, कि इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज नॉन एज ऑक्सीडेशन, ठीक है। जस्ट इसका अपोजिट रिडक्शन हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इस चारों कार्बन को हटा, हाइड्रोजन को हटा के अगर आपने यहाँ क्लोरीन को ऐड कर दिया, देखो अगर 4 क्लोरीन आपने ऐड कर दिया, तो यहाँ क्या हो जाएगा भाई, इधर -1 -1 -1 -1, तो कार्बन का क्या हो जाएगा, तो कार्बन का हो जाएगा +4 हो जाएगा, हो जाएगा। देखो आप इधर क्या हो गया, -2 से किस में आ गया, +4 में आ गया, तो ये भी ऑक्सीडेशन ही कहलाता है। हो गया, चलो अब हम लोग कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में पढ़ेंगे। ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ये ऑक्सीडेशन क्लियर हो गया, ठीक है। कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और उसमें सबसे पहले जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं KMnO4 का, है ना। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं KMnO4 के बारे में। KMnO4, इसके बारे में हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा ही डी ब्लॉक एलिमेंट्स में, ठीक है। तो ये जो है एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और ये एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल तीनों ही मीडियम में जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है ना। तो ये जो है आपका, है ना, इट बिहेव्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल मीडियम, न्यूट्रल मीडियम, तीनों ही मीडियम में ये एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल मीडियम, तीनों मीडियम में ये जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। दूसरी बात कि अगर हम लोग कोल्ड एंड डाइल्यूट KMnO4 का यूज करते हैं तो उसका अलग इफेक्ट होता है, और अगर कॉन्क और हॉट KMnO4 यूज करते हैं तो वो उसका ज्यादा इफेक्ट होता है। यानी कि कॉन्क और हॉट KMnO4 जो होता है ये ज्यादा पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है एज कम्पेयर टू डाइल्यूट एंड कोल्ड KMnO4 से, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पहले क्लासिफाई कर देता हूँ कि ये KMnO4 हम लोग 2 फॉर्म में लेते हैं, ठीक है। हम लोग 2 फॉर्म में लेते हैं, 2 फॉर्म में ऑक्सीडाइजिंग बिहेव करता है, सॉरी मींस इसका 2 फॉर्म हम लोग लेते हैं, ठीक है। एक तो कोल्ड एंड डाइल्यूट KMnO4, डाइल्यूट KMnO4, है ना, इसको हम लोग कहते हैं बेयर रिजेंट, बेयर्स रिजेंट। और इसका क्या यूज है भाई, तो ये अनसेचुरेशन टेस्ट देता है, इट गिव्स
अनसेचुरेशन टेस्ट, इट गिव्स अनसेचुरेशन। अनसेचुरेशन टेस्ट मींस क्या, डबल और ट्रिपल बॉन्ड का टेस्ट देता है, अल्कीन अल्काइन का टेस्ट देता है, इट गिव्स अनसेचुरेशन टेस्ट। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है कि कोल्ड एंड डाइल्यूट केमिनोफोर को हम लोग बेयर रीजन कहते हैं और ये देता है अनसेचुरेशन टेस्ट। ठीक, दूसरा हो गया दूसरा है हॉट एंड कॉन्क, हॉट एंड कॉन्क केमिनोफोर। ठीक है, तो हम लोग वन बाय वन दोनों को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग कोल्ड एंड डाइल्यूट केमिनोफोर को देखते हैं, उसके बाद फिर हम लोग हॉट एंड कॉन्क केमिनोफोर को देखेंगे। हो गया, चलो तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कोल्ड एंड डाइल्यूट केमिनोफोर। तो कोल्ड एंड डाइल्यूट केमिनोफोर मीन्स बेयर रिजेंट। तो ये अल्किन का रिएक्शन जब हम लोग कोल्ड एंड डाइल्यूट केमिनोफोर से करते हैं, केमिनोफोर से, तो ये बनाता है भाई विसिनल डायोल। विसिनल डायोल, विसिनल डायोल क्या होता है मैं आपको बता रहा हूं। और अगर ये अल्काइन के साथ रिएक्शन करता है तो ये बना देता है डाइकीटोन। लेकिन पहले हम लोग अल्किन का देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग विसिनल डायोल किसको कहते हैं, तो सी और सी ओ एच ओ एच, यानी दोनों अल्कोहलिक ग्रुप हाइड्रोक्सी ग्रुप अगर एडजेसेंट पोजीशन पर होता है तो उसको हम लोग कहते हैं विसिनल डायोल। दिस इज द विसिनल डायोल, है ना। क्या होता है इसमें, तो OH ग्रुप प्रेजेंट एट एडजेसेंट पोजीशन, एडजेसेंट पोजीशन पर होता है। और अगर OH ग्रुप एक ही कार्बन पर अगर होता है तो उसको हम लोग कहते हैं, अगर ये OH ठीक है, ये कार्बन है, एक ही कार्बन पर होता है, उसको हम लोग बोलते हैं जेमिनल डायोल, है ना। तो यहां हमें क्या मिलता है, विसिनल डायोल मिलता है। एक बात, दूसरी बात ये कि ये सिन एडिशन देता है। ठीक है, तो इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन, है ना।
तो लिख लेना एक सेंटेंस कि दिस रिएक्शन इज नोन एज हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन। हाइड्रोक्सिलेशन मींस क्या होता है भाई? तो हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन में क्या होता है? तो एडिशन ऑफ OH ग्रुप, OH ग्रुप्स इज नोन एज हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन। ठीक। एक और इंपॉर्टेंट बात कि ये सीन एडिशन देता है ना, मींस केमेनोफोर यानी बेयर रिएजेंट जो है या कोल्ड एंड डाइल्यूट केमेनोफोर जो है, कोल्ड एंड डाइल्यूट केमेनोफोर जो है ना, गिव्स सीन एडिशन तो आप जानते ही हो, है ना। सीन एडिशन देता है यानी दोनों OH ग्रुप सेम साइड से जो है अटैक करता है अल्कीन डबल बॉन्डेड कार्बन पर। ठीक है, तो देखो हम लोग कोई अल्कीन लें तो ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 और इसका रिएक्शन अगर हम लोग कोल्ड एंड डाइल्यूट के अमीनोफोर से करें, है ना, कोल्ड एंड डाइल्यूट के अमीनोफोर से करें तो यहाँ जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा? CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और OH ग्रुप और OH ग्रुप, है ना। यानी दोनों OH ग्रुप जो है वो सेम साइड से अटैक करेगा, है ना। ये दोनों OH ग्रुप जो है ना, ये क्या होगा? तो सेम साइड जो है सेम साइड से अटैक करेगा। कैसे होता है मैं मैकेनिज्म थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, ज्यादा डिटेल में जानने की कोई जरूरत ही नहीं। क्यों सीन एडिशन होता है इसमें भाई? तो पहली बात तो ये कोल्ड एंड डाइल्यूट केमेनोफोर का मीनिंग क्या हुआ? तो कोल्ड एंड डाइल्यूट केमेनोफोर, कोल्ड तो आप जानते हो ठंडा, डाइल्यूट मींस होता है कि इसमें वाटर होता है ना, इसमें वाटर होता है ना। ठीक, इसलिए डाइल्यूट केमेनोफोर की बात हम लोग करते हैं। तो देखो होता क्या है, तो होता है इस तरह से रिएक्शन, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, ये अल्कीन है भाई, और केमेनोफोर में क्या होता है? Mn डबल बॉन्ड O O माइनस और डबल बॉन्ड O, इस तरह से, है ना। और इस तरह से दोनों सेम साइड से अटैक करता है, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट करता है, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट करता है, ठीक है। और फिर क्या होता है इसके साथ H OH और H और OH, इस तरह से जो है ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन लेके, इस तरह से ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन लेके ये जो है ये अलग हो जाता है, ठीक है। अब देखो दोनों ऑक्सीजन सेम साइड से इस पर अटैक कर रहा है ना, दोनों अपोजिट साइड से तो हो ही नहीं सकता है, कुछ क्वेश्चन ही नहीं बनता है भाई। ये हो गया CH2 है ना, और ये OH ग्रुप इधर से आ गया, OH ग्रुप इधर से हो गया OH ग्रुप, बाकी जो बाय प्रोडक्ट मिला आपको, है ना, ठीक है। तो बाय प्रोडक्ट को लिखना जरूरी नहीं है, वो तो है ना एक कैटलिस्ट की तरह वो निकल जाता है बाहर, ठीक है। हो गया।
तो देखो, अगर मान लेते हैं कि एक रिंग है और ये डबल बॉन्ड है, ठीक है, और इसका रिएक्शन आप कराते हो कोल्ड प्लस डाइल्यूट KMnO4 से, तो यहां जो प्रोडक्ट मिलेगा आप इसको ऐसे लिखो, OH आप इस तरह लिख सकते हो, या तो फिर और आप कैसे लिख सकते हैं, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से, या तो दोनों OH पर होगा या तो दोनों डैश पर होगा, है ना, दोनों OH पर होगा या तो दोनों डैश पर होगा, इस तरह से। मीन्स दोनों OH पर आने का मीनिंग क्या होता है, दोनों यहाँ दोनों डैश पर है, मीन्स सेम साइड में है ना, इसका मीनिंग यही हो गया ना भाई, सेम साइड में, या तो दोनों OH पर होगा यानी सेम साइड होगा, है ना, सेम साइड है। अगर आपका प्रोडक्ट इस तरह लिखा रहे, है ना, जैसे ये, ठीक है, ये OH और दूसरा एक डैश पर दे दे और दूसरा OH पर दे दे, है ना, अगर इस तरह से मान लेते कभी ऑप्शन दे दे, तो ये वाला जो है, ये वाला आपका नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसमें दोनों देखो अपोजिट साइड में है ना, दोनों अपोजिट साइड से अटैक किया है, अपोजिट साइड में जुड़ा है, एक वेज पर हो गया, ये दिस इज द वेज, और दूसरा जो है डैश पर, जो पॉसिबल है नहीं, ये तभी पॉसिबल है जब एंटी एडिशन होगा, ये तभी पॉसिबल है जब एंटी एडिशन होगा, और एंटी एडिशन तो यहाँ हो नहीं रहा है, तो यहाँ जो है सिन एडिशन होगा, तो आप ये दोनों में से कोई लिख सकते, यानी ये दोनों ही सही है ना, ये क्या शो कर रहा है, तो ये शो कर रहा है सिन एडिशन, ये क्या शो कर रहा है, तो ये शो कर रहा है सिन एडिशन, ठीक है, तो बात क्लियर हो रही है। हो गया, हाँ भाई, हुआ कि नहीं। चलो अब हम लोग थोड़ा सा अल्काइन का देख लेते हैं। अल्काइन, अल्काइन का जब रिएक्शन आप कोल्ड एंड डाइल्यूट KMnO4 से कराओगे, तो यहाँ क्या बनेगा, तो यहाँ डाइकीटोन बनता है। अब कहोगे सर यहाँ डाइकीटोन कैसे बनेगा, वहां तो जो है डायोल, जो है डायोल बना, यहाँ डाइकीटोन कैसे बनेगा, तो देखो एक्चुअली यहाँ भी डायोल ही बनता है, डायोल नहीं, यहाँ टेट्राओल बनता है, लेकिन वो टेट्राओल क्या होता है, तो अनस्टेबल कंपाउंड होता है, जिसके कारण वाटर निकल जाता है। देखो क्या होता है, तो ये डाइकीटोन बनाता है, कैसे, तो चूंकि अल्काइल में ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो पहले क्या होगा, मैं आपको रिएक्शन बता दे रहा हूं, दो OH ग्रुप आएगा, एक इधर अटैक करेगा, एक इधर अटैक करेगा, देखना, ठीक है, क्या बनाएगा, CH डबल बॉन्ड CH, ये OH हो जाएगा, ये OH हो जाएगा, ठीक है, तो चाहे अल्किन हो या अल्काइन, ये अटैक तो सेम साइड से ही करने वाला है, दोनों OH ग्रुप, है ना, ये OH ग्रुप इधर से ही करेगा, इधर से करेगा, है ना, बिल्कुल सिन एडिशन होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, सिन एडिशन होगा, और ये क्या बनाएगा, तो ये जो है आपका विसिनल डायोल बना रहा है, नो विसिनल
डायॉल बन रहा है ना, बिल्कुल बन रहा है। लेकिन अभी एक डबल बॉन्ड और है, ठीक है, फिर क्या करेगा भाई, फिर OH ग्रुप, है ना, फिर से जो है OH ग्रुप, जब तक कि मैंने क्या कहा कि अनसैचुरेशन टेस्ट रहता है, जब तक कि ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट नहीं होगा तब तक ये एडिशन होते रहेगा। फिर क्या बनेगा, सी सी, इधर हाइड्रोजन, इधर OH ग्रुप, OH ग्रुप, OH ग्रुप और ये OH ग्रुप। ये अनस्टेबल कंपाउंड होता है, दिस इज द अनस्टेबल कंपाउंड। क्या बना, देखो जेमिनल डायॉल बन गया, और वो भी एक नहीं डबल, है ना, डबल जेमिनल डायॉल बन गया, ठीक है। ये क्या बन गया, तो जेमिनल डायॉल। और जेमिनल डायॉल क्या होता है, तो ये अनस्टेबल कंपाउंड इसलिए होता है क्योंकि एक ही कार्बन से दो H ग्रुप पे है, ठीक है। यहाँ तो जो है एडिशन कार्बन पे दो है ना, तो टोटल 4 OH ग्रुप हो गया, ये तो हाईली अनस्टेबल हो जाता है ना, ये हाईली अनस्टेबल होता है। तो यहाँ होता क्या है, तो फिर यहाँ से जो है वाटर निकल जाता है ना, OH और H, एक मोल वाटर इधर से निकलेगा भाई, एक मोल OH और H, है ना, यानी कि 2 मोल वाटर का यहां से रिमूवल हो जाएगा, ठीक है। जब यहां से 2 मोल वाटर का रिमूवल हो जाएगा, 2 मोल वाटर का रिमूवल हो जाएगा, तो फिर देखो क्या बचेगा भाई, तो यहां बचेगा CH डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O और H, ये बचेगा। इसी को हम लोग कहेंगे डायकीटोन, है ना, डायकीटोन, ठीक है। क्योंकि 2 कीटो ग्रुप आ गया ना, एक कीटो ग्रुप आ गया, ये हो गया एक ही कीटो, है ना, ये, है ना, 2 कीटो ग्रुप। ठीक है, ये CO को मैंने कहा है ना, ये तो पूरा एल्डिहाइड ग्रुप हो गया ना भाई, ये C डबल बॉन्ड OH, इसको पूरे को एल्डिहाइड ग्रुप कहे ना, मैंने CO को कहा। CO को हम लोग क्या करते हैं, तो CO को हम लोग कहते हैं कीटो ग्रुप, है ना। आप जानते हो कि ये सारे एल्डिहाइड ग्रुप हो गया, है ना, सुनो आर्यन, एल्डिहाइड ग्रुप हो गया, कीटोन ग्रुप हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड में जो CO ग्रुप हो गया, सबको हम लोग कार्बोनाइल ग्रुप कहते हैं, है ना, कार्बोनाइल कंपाउंड कहते हैं, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और उसका डेरिवेटिव सबको हम लोग कार्बोनाइल कंपाउंड कहते हैं, ठीक है। तो CO को हम लोग कीटो ग्रुप कह सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है, चाहे एल्डिहाइड हो या कीटोन हो या कार्बोक्सिलिक एसिड, जैसे ये हो, जैसे ये RC डबल बॉन्ड OH, ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, लेकिन इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कह सकते हैं कीटो ग्रुप, नो प्रॉब्लम, है ना, दिस इज द कीटो ग्रुप। इसे मैं एक एग्जांपल और दे रहा हूं, ठीक है। तो देखो एक और रिएक्शन में बता रहा हूं, जैसे आपको आ जाए कि भाई CH3 है, C ट्रिपल बॉन्ड C और CH3, तो आप कैसे प्रोडक्ट लिखोगे, आपको मैकेनिज्म में जाना नहीं, इतना आपको करने की कोई जरूरत नहीं है ना, कोल्ड एंड डाइल्यूट KMnO4, है ना, इतने करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। आप क्या करो, यहां से ये ट्रिपल बॉन्ड यही वाला एडिशन देगा OH ग्रुप का, तो ये क्या बन जाएगा वही CH3 C और CH3, ये हो गया, ठीक है। और इस दोनों कार्बन से आपने देखा, है ना, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से कीटो ग्रुप जो है, कीटो ग्रुप आता है, तो यहाँ आप कीटो ग्रुप दे दो इसका, ठीक है, बस हो गया, बात समझे। इसी 2 कार्बन से आपको ऑक्सीजन को जोड़ देना, यहाँ से ट्रिपल बॉन्ड को खत्म करके और यहाँ से आपको ऑक्सीजन जोड़ देना है, ठीक है। जैसे
CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH3, है ना। तो कोई भी चेन हो, कितना भी बड़ा चेन हो, कोई मतलब नहीं है, बस हमको ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से CO ग्रुप जोड़ना है। C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, है ना। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O और CH2 और CH3, है ना। ये हो जाएगा, ठीक है। हो गया। ओके, चलो ठीक है फिर। तो फिर हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं कल। तो कुछ क्वेश्चन रह गया, उसको मैं कुछ क्वेश्चन जो है टेस्ट का कुछ क्वेश्चंस को कल मैं डिस्कस कर दूंगा, उसके बाद फिर मैं इसी को कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। ओके, चलो बाय बच्चे लोग, बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट, बाय।